नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर कमेंट भी करें। आज बात कर रहे हैं, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जापान गए थे भारत से, जहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वो पापुआ न्यू गिनी पहुँचे रविवार की शाम को। और वहाँ पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले गले से मिले, इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के मोदी जी के पैर छू लिए। अब पैर छूने के बाद जो उन्होंने सम्मान दिया वो पूरा वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी जहां बता रही है कि देखिए विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये भारत का सम्मान इतना पहली बार बढ़ा है कि कई देशों के लोग उनके पैर छू रहे हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन उनसे कह रहे हैं कि वो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा में लिख रहे हैं कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री बाहर गया हो और इस तरीके से किसी ने पैर छुए हों, और कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता हो कि वो उसके ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भी इसके वीडियो के पलटवार में दूसरा वीडियो डाल दिया। Touch to enhance their mutual understanding. The warmth in the relationship between these two great nations is evident in the meetings between their two leaders. Meetings which show that new beginnings based on common ideals can lead to friendship and mutual respect. उन्होंने याद दिलाया कि 12 जून 1985 को जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, जब वो अमेरिका गए तो वहाँ के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, और रोनाल्ड रीगन ने उनको इतना सम्मान दिया कि उनको छतरी लगा करके उनकी कार तक छोड़ने आए। तो ये परंपरा पुरानी रही है कि जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नेता जाता है तो विदेश में भी उसको पूरा सम्मान पहले से ही दिया जाता है, कोई नई परंपरा नहीं है। ऐसे ही विदेश का जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ भी यही परंपरा रहती है। अब बात करें पापुआ न्यू गिनी, जिसका नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा कि पापुआ न्यू गिनी है क्या। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक द्वीपों का समूह है, वहाँ पर वो स्थित है। इसकी आबादी लगभग 90 लाख के करीब है और जिसमें से 80% जो वहाँ की जनता है वो कृषि करती है और काफ़ी गरीब है। भारत से इसका जो व्यापार रहा, अन्य संबंध रहे। 1996 में पापुआ न्यू गिनी ने 1996 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे भारत के, तब यहाँ पर भारत में अपना उच्चायोग खोला। भारत ने भी पापुआ न्यू गिनी में 2006 में अपना दूतावास खोला। पापुआ न्यू गिनी में जो जेम्स मोरापे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो 2019 से वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पांगू पार्टी नाम की जो पार्टी है उसके वो नेता हैं और 2019 से लगातार प्रधानमंत्री हैं। 52 वर्षीय जेम्स मोरापे जो वहाँ के एक सबसे बड़े आदिवासी समूह खुली से आते हैं, उनके पिता पादरी थे। और जेम्स मोरापे ने भी एनवायरमेंटल साइंस के अलावा बिजनेस मैनेजमेंट से उन्होंने डबल पोस्ट ग्रेजुएट की, पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद उन्होंने उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री G7 के सम्मेलन के बाद वहां पहुंचे थे रविवार शाम को। मोरापे के साथ भारत प्रशांत सहयोग मंच FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे हैं। बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा कि सम्मान के तौर पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छुए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, 2002 में पीपल्स प्रोग्रेस पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़े और उस चुनाव में वो हार गए।
फिर वो 2003 में लड़े। 2003 में जब चुनाव लड़े तो उनके समर्थकों ने चुनाव अधिकारी के साथ मारपीट की। वो चुनाव हार गए, वो कोर्ट में भी पहुंचे, कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया। फिर इसके बाद वो 2007 में और मौजूदा सांसद सौरभ टोमियापे को उन्होंने हराया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माइकल सोमारे ने प्रमुख संसदीय जिम्मेदारियां जेम्स मोरापे को दे दी। इसके बाद 2008 में उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। 37 साल की उम्र में वो शिक्षा मंत्री वहाँ के बने। हालांकि 3 साल बाद उनको हटा भी दिया गया। 2012 में नेशनल अलायंस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री पीटर ओनील की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 में ओनील ने वित्त मंत्री उनको बना दिया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी उन पर लगे, अरेस्ट वारंट जारी हुआ और 2019 में वित्त मंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मारेब ने पांगू पार्टी नामक पार्टी में शामिल हुए। 26 सांसदों के साथ बहुमत के आधार पर वो प्रधानमंत्री बने 2019 में और तब से लेकर के अब तक वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के साथ उनका व्यापार भी है। 2014 और 2015 में हालांकि व्यापार जो था वो घटा है। 2014-15 में भारत 5.219 करोड़ डॉलर का निर्यात करता था, लेकिन 2019 में यह घट करके 3.857 करोड़ डॉलर रह गया। लगभग 3000 भारतीय भी वहाँ रहते हैं, जिसमें से कई डॉक्टर हैं, कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, स्कूल्स में IT में हैं कुछ लोग, अधिकांश लोग CA भी हैं वहाँ पर, जो भारतीय लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो ये विवाद उठा, जिस तरीके से मीडिया ने या कहें गोदी मीडिया ने, जिसे देश के उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो ज्वलंत समस्याएं हैं, और ज्वलंत समस्याओं में वो रोजगार की समस्या है, ज्वलंत समस्याओं में है किसानों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों उसकी समस्या है। एक वीडियो किसी ने डाला, कल डाला था, मध्य प्रदेश का श्योपुर से था, जहां पर एक महिला तपती धूप में किसी स्वास्थ्य केंद्र पर गई। उसके साथ 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर आए थे इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। जिस देश में अगर कोई सरकार गरीबों को चप्पल भी ना पहना पाए और दावा यह किया जाए कि वो विश्व गुरु बन गया है, ये वो देश जहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति कूड़े के ढेर में अगर सूखी रोटी ढूंढता है और उसको पानी में भिगो करके खाता है, ऐसे देश में सबसे पहले आवश्यकता है कि उन गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य कैसे उनको मिले अच्छा, शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करके उन गरीबों की सुध ली जाए जो समाज में कहीं पीछे पिछड़ गए हैं। विश्व गुरु हम तब बनेंगे या विश्व में हमारा डंका तब बजेगा जब यहाँ का पढ़ा लिखा युवा को रोजगार मिलेगा। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इस समय युवा, लगभग 64% आबादी ऐसी है जो युवा है वो भारत में है। भारत में युवा शक्ति है, लेकिन उस युवा शक्ति को काम करने के लिए उसके पास काम नहीं है। काम करना चाहता है लेकिन काम है नहीं। जरूरी है कि उनको रोजगार मिले। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जो सरकार ने माना, तो सरकार ने माना कि 9.5 साल के मोदी जी के शासनकाल के बाद 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया गया था, लेकिन उन 2 करोड़ नौकरी ना मिलके 9.5 साल में मात्र 7,22,000 ही नौकरी मोदी सरकार दे पाई। तो रोजगार पर काम करने का सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम करना है सरकार को तो रोजगार की दिशा में काम करना है, जहाँ पर युवा डिग्री लेकर के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके लिए कोई काम नहीं है। शिक्षा का भी वही स्तर है, वही स्वास्थ्य का है। जो गरीब व्यक्ति है वो पढ़ने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। शिक्षित देश जब बनेगा तभी जाकर के ये देश तरक्की करेगा, और शिक्षा ऐसी हो जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा भी आगे बढ़ सके। अभी नोटबंदी हुई, नोटबंदी में 2000 का नोट दोबारा बंद कर दिया गया। पहले उसको लागू किया गया, इसके बाद वो बंद कर दिया गया, जबकि नए नोटों की छपाई में 21,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हुए। इसके बाद जो मशीन में नोट फंसता था उसकी दोबारा सेटिंग हुई, दोबारा उसको बनाएगा, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो पहले कोई फैसला लागू कर देना, फिर उस फैसले को वापस ले देना, ये सब टैक्स पेयर का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है।
किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात 2022 तक की गई थी, वो नहीं हो पाई। एमएसपी बढ़ाने की बात की गई, क्योंकि किसान की खेती तो इस तरीके से है, अगर ज़्यादा पानी बरस जाए तो फिर किसान की फसल चौपट हो जाती है, अगर पानी नहीं बरसता है तो किसान की फसल चौपट हो जाती है। कोई प्राकृतिक आपदा आई तो फिर किसानों के लिए जीने मरने का प्रश्न हो जाता है। कई बार ऐसा होता है लागत लगाने के बाद भी उनको जो फसल में पैसा उन्होंने लगाया वो भी वापस नहीं मिलता है। इनकी आमदनी कैसे दोगुनी हो और कैसे वैज्ञानिक ढंग से खेती ये कर सकें, इसके लिए सरकार को ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। बुलेट ट्रेन की बात हुई कि बुलेट ट्रेन सरकार लाएगी, स्मार्ट सिटी की भी वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जो वादे सरकार ने किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए था। जब हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, रोजगार सबके पास होगा, तो देश भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन अगर मीडिया केवल पैर छूने पर ही नाचने लगे और मीडिया प्रधानमंत्री के पैर छूने पर ऐसे प्रस्तुत करे कि अब तो पूरे विश्व में हमारा डंका बज गया, अब हमारे भारत में तो कोई समस्या रही ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पैर किसी विदेश के प्रधानमंत्री ने छू लिए हैं। अगर उसने पैर छू लिया तो इसका मतलब है कि भारत में कोई समस्या नहीं रही है। मीडिया को चाहिए था कि वो ऐसे मुद्दे उठाए, सरकार को जगाने का काम करे। यही मीडिया का काम था कि सरकार की अगर कोई कमी है तो उसको बताए, निंदक नियरे राखिए। लेकिन सरकार आत्ममुग्ध है, बीजेपी भी आत्ममुग्ध है, उनके नेता भी आत्ममुग्ध हैं। जैसे ही पैर छूने की तस्वीर आई तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सभी लोगों ने इस तरीके से उसको पेश किया कि जैसे पता नहीं कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री अगर जिसने सम्मान किया, बड़प्पन उसका है कि उसने झुक कर के सम्मान किया। और ये प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री किसी देश से बड़ा नहीं है, देश का सम्मान है और होना भी चाहिए। कोई प्रधानमंत्री अगर जाता है उसका सम्मान होता तो ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन उसको ऐसे प्रचार करना या प्रसारित करना कि देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। किस बात का डंका बजे? जहां LIC का 20,000 करोड़ रुपए डूब गया हो अडानी के ग्रुप में इन्वेस्ट करने पर, वो सरकार के इशारे हुआ। अडानी ने जो शेल कंपनियां बाहर मॉरिशस में बनाई उसमें हजारों करोड़ों का जो लेन देन में घोटाला हुआ, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया। तब बजेगा जब भारत सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा, जहां युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है, युवा शक्ति को काम मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा तो फिर करेगा। जो मीडिया लगातार आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से केवल एक ही एजेंडा लेकर के चला रही है कि प्रधानमंत्री के पैर छुए, इसका मतलब हुआ कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है। मीडिया को भी यही सलाह है कि वो ऐसे मुद्दे लेकर के आए जो जनता के हित के हों, जो सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने का काम करे, सरकार जो मनमानी करे उस पर लगाम लगाने का काम करे। और यही मीडिया का काम है। मीडिया को कहा जाता है कि वो स्थायी विपक्ष है, लेकिन अगर मीडिया अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पीछे छूटता है, इसीलिए मीडिया इंडेक्स में 181 देशों में जो भारत की स्थिति है वो 137 से 2014 से पहुंच करके अब 161वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया बिल्कुल ही पक्षपाती है, निष्पक्ष नहीं रही। और यही कारण है कि लोग उसको गोदी मीडिया कहने लगे, क्योंकि जनता के मुद्दे तो उसे उठाने नहीं, वो केवल सरकार की प्रशंसा में ही बिछी हुई है और सरकार की प्रशंसा में लगी रहती है। मीडिया भी अपने में सुधार करेगा और जहां सरकार गलती करेगी वहां मीडिया भी उसको सचेत करने का काम करेगा। यही मेरा मानना है कि आगे से इस तरीके से होगा। और प्रधानमंत्री के पैर छुए, अच्छी बात है, भारत का सम्मान बढ़े, ये सभी चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत का वास्तव में डंका बजे और भारत का सम्मान बढ़े। इससे तो सभी लोग खुश होंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।